हेलो नमस्कार, मैं हूं संदीप सांठला और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। संधि बिना नियमों के, यदि हम संधि बिना नियमों के कर लेते हैं तो हिंदी के अंदर काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन समस्या ये आती है कि जब हम परीक्षाओं के अंदर प्रश्न को देखते हैं तब हमें बार बार नियम याद नहीं आते। क्या हो अगर नियम ही ना हो, तो भाषा का अगर मूल आधार समझ लिया जाए तो हमें आसानी से संधि करना आ सकता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी नियमों के हम केवल और केवल वर्णमाला को जानते हुए यदि संधि सीख लें तो वो आपके लिए हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हिंदी और हिंदी संधि, ठीक है ना। सामान्यतः शब्द से पता चलता है, कई बार परिभाषाएं देने का प्रयास किया जाता है। मैं किसी प्रकार की परिभाषाएं नहीं दूंगा, मैं केवल और केवल सीधे सीधे वर्णमाला का ज्ञान दूंगा और उसके माध्यम से आपको संधि के लगभग सारे नियम अपने आप समझ में आ जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। प्रकार की बात करें, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए किसी प्रकार की परिभाषाओं का रट्टा मारना और वो किसी प्रकार का प्रयास नहीं करूंगा। मूल तौर पर हमारे पास संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि, देखिए नाम से पता चलता है स्वर संधि, अर्थात यहाँ पर स्वर वाली बात आएगी। दूसरी व्यंजन संधि, हम यहाँ पर व्यंजन वर्णों का डिस्कशन करेंगे, व्यंजनों का हम चर्चा करेंगे। तीसरा आपके पास आता है विसर्ग संधि। सामान्य तौर पर हिंदी में इसका प्रभाव अब कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी विसर्ग, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत है इसलिए हमें विसर्ग संधि देखनी पड़ेगी और विसर्ग के प्रभाव से संधि होती है, अर्थात प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पैदा होता है स्वरों से, व्यंजन से और विसर्ग से। ये 3 प्रकार से हमारे पास संधि के प्रकार है और सामान्य तौर पर हमें इन 3 प्रकारों के अंदर विभिन्न प्रकार के नियमों को देखना होता है। मैं बात, क्योंकि स्वरों और व्यंजन और विसर्ग है, तो जब तक इन तीनों की बात नहीं होगी हमें संधि का कोई भाग समझ में नहीं आएगा। मैं बात करना चाहता हूँ भाषा की। भाषा, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, अर्थात हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसमें भी हमारे पास वर्णों के विभाजन दिए गए हैं, पहले स्वर और दूसरे व्यंजन, ठीक है। तो बात करते हैं स्वर और व्यंजनों की। जब तक हमें इनकी जानकारी नहीं होगी संधि का किसी प्रकार का कोई ज्ञान संभव नहीं है, और यदि स्वरों और व्यंजनों की जानकारी हो गई तो हमें इनमें से किसी भी प्रकार के नियम को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी लंबे नियम चौड़ों को लिखने की, इवन पेन चलाने की भी आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। तो मैं बात करूँगा स्वरों की। चलिए शुरू करते हैं स्वरों के साथ साथ संधि को जानना। स्वर यदि पूरी तरह से हमने जान लिए तो स्वर संधि के बारे में अलग से जानने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हमें नहीं रहेगी। देखते हैं स्वर। स्वर के बारे में हमें जानते हैं, कई सारी परिभाषाएं हैं अलग अलग, लेकिन सामान्य तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। स्वर के बारे में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण कहलाते हैं स्वर। स्वर का हमारे मुख विवर में किसी भी भाग में घर्षण नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इसलिए स्वतंत्र वर्ण या स्वतंत्र उच्चारण कहते हैं इनको। दूसरा प्रश्न कई बार पूछा गया है, मूल स्वर कितने हैं और स्वरों की संख्या कितनी है। अगर सामान्य तौर पर पहला प्रश्न आता है स्वरों की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमारे पास मैंने पूरे गिनाए हैं। 11 स्वर है, 13 स्वर न लिखे हैं। अंग और अ को स्वरों में नहीं गिना जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या है 11। एक और प्रश्न पूछा जाता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर का मतलब जितने भी स्वर है उनकी उत्पत्ति मूल स्वरों से हुई है। अ, ई, उ और री, ये जो है हमारे मूल स्वर है। यू अगर देखा जाए तो री का दूसरा स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारे हिंदी वर्णमाला में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो मूल स्वरों की संख्या 1 2 3 और 4 है। मूल स्वर कितने हैं? 4। कई बार राजस्थान हाई कोर्ट, LDC सेशन कोर्ट में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल स्वरों के बारे में एक और कहा जाता है ह्रस्व स्वर कौन से। जो मूल स्वर है वही ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में 1 इकाई समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होता है। शेष सारे स्वरों में
एक से अधिक अर्थात द्वित्व हो जाता है, समय का उच्चारण दुगुना हो जाता है। इसलिए संयुक्त स्वर जो आते हैं, बाकी वाले सारे के सारे स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, इनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमने और भी क्लासिफिकेशन किए हैं संयुक्त स्वरों के, बात करते हैं आगे। तो मूल स्वर कितने हैं? अ, ई, उ और री, ठीक है। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या? दीर्घ का मतलब है जो मूल स्वर है वो अपने ही सजातीय वर्णों के मिलने से अपने उच्चारण को दुगुना कर देते हैं, ये दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ और अ मिलके आ बना, ई और ई मिलके बड़ा ई बना, उ और उ मिलके बड़ा उ बना, री और री मिलके बड़ा री बना। अ या आ मिलके अ या आ मिलके आ ही बनता है। ये और ये दोनों क्या है? ये सजातीय है, एक जैसा ही उच्चारण आता है, ये सजातीय स्वर है। सजातीय स्वरों के, मूल स्वरों के या स्वरों के मिलने से सजातीय उच्चारण हो जाता है, वो सजातीय दीर्घ स्वर कहलाता है। ई या ई बनने से बड़ा ई बनता है, ठीक है ना। मैं इनके निर्माण की बात कर रहा हूं, तो इनका निर्माण तो अ से आ का निर्माण, ई से बड़ी का निर्माण, उ का बड़े उ से निर्माण और री का निर्माण री और री के मिलने से बनता है। तो ये सजातीय स्वरों से बने हुए हैं, इसलिए हम इनको दीर्घ स्वर कहेंगे, अर्थात उनका ही दीर्घ स्वरूप है। लेकिन अगर यही संधि में जाएं तो ये जो स्वर आपको जहाँ कहीं पर भी बनते दिखते हैं वो आपके पास, जहाँ कहीं भी बनते दिखते हैं आपके पास, वो इनके स्वरूप को बनने में इनके मूल स्वर और इनके दीर्घ स्वर दोनों का योग हो सकता है, स्वरूप बड़े वाला ही माना जाएगा। तो अ या अ के बाद, आ या आ के बाद, अर्थात किसी भी प्रकार से इसका योग इन दोनों के साथ, या इसका योग इन दोनों के साथ होने पर आ ही बनेगा। ई के साथ सजातीय कौन सा होगा? ई के साथ सजातीय ई या बड़ा ई, या बड़े ई के साथ सजातीय क्या होगा? छोटा ई या बड़ा ई, तो भी बड़ा ई बनेगा। इसी प्रकार ऊ के साथ भी देखा जाता है, छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ या छोटा ऊ का, या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ का संयोग जो है वो ऊ बनेगा। इसी प्रकार री में देखने को मिलता है। लेकिन आजकल हम हिंदी में री का केवल एक ही स्वरूप प्रयोग करते हैं, दोनों स्वरूपों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमारे पास स्वर भी हिंदी में कितने मान लिए गए हैं? 11, नहीं तो इनकी गिनती 12 होती, ठीक है। तो सजातीय स्वर, और ये सजातीय स्वर जो दीर्घ बनते हैं, यही दीर्घ संधि का एक प्रकार से नियम पूरा का पूरा इसमें समाहित हो जाता है। दीर्घ संधि अर्थात सजातीय स्वरों के मेल से जो स्वर दीर्घ बनते हैं, अर्थात इनका निर्माण जो होता है वो मूल स्वरों और दीर्घ स्वरों के मिल जाने से होता है, ये दीर्घ संधि है। गुण परिवर्तन हो जाना, अर्थात आगे वाले स्वर ए और ओ, इनमें से किसी प्रकार से प्रत्येक स्वर पर निर्माण देखने को नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? इन स्वरों का आपस में किसी न किसी प्रकार से मेल होता है, तो नया एक उच्चारित स्वर निकलता है, वो गुण परिवर्तित कर लेता है। मूल स्वरों जैसा उच्चारण नहीं आता है, या दीर्घ स्वरों जैसा उच्चारण ना आकर कुछ नया उच्चारण, एक नए गुण वाला उच्चारण आता है, इसलिए गुण परिवर्तित स्वर कहलाते हैं ए और ओ। तो अ या आ, अर्थात मैंने अभी कहा था मूल स्वर या दीर्घ स्वर, ये मूल स्वर या दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। मूल स्वर या दीर्घ स्वर के साथ आपस में अलग अलग संयोजन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ संयोजन, या यहाँ पर अ या आ किसी प्रकार आ सकता है, तो इनके संयोजन से आपके पास जो है वो बनते हैं अलग अलग प्रकार के नए स्वर। ई या अ या आ के बाद ये मूल स्वर या दीर्घ स्वर है, इनके बाद यदि इन्हीं में से अलग ई या ई का प्रयोग होता है तो ए का निर्माण होता है, और इसी प्रकार अ या आ के बाद यदि ऊ या ऊ आ जाता है, ठीक है ना, तो हमारे पास निर्माण होता है ओ का। और अ या आ के बाद यदि री और री आ जाता है तो अर का निर्माण होता है। तो गुण परिवर्तन हुआ, ये दो नए बने। तीसरा एक और निर्माण, हालांकि स्वर निर्माण नहीं होता है, अलग से लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्वर संधि है गुण के अंदर। तो ये 3 प्रकार के बने, इसलिए इनको गुण संधि में शामिल किया जाएगा। ये विजातीय स्वरों का मेल है, ये और ये सजातीय नहीं है। दीर्घ संधि में अ या आ सजातीय थे, ई और ई सजातीय थे, उ या ऊ सजातीय थे, री और री सजातीय थे, लेकिन अ या आ के बाद अलग उच्चारण स्थान वाला स्वर आ रहा है ई और ई, तो ये विजातीय स्वर है। विजातीय स्वरों के मिलने से एक नया गुण परिवर्तित स्वर बनता है, वो ए, इसलिए विजातीय स्वरों के मेल से होता है। प्रारंभ में आवश्यक रूप से क्या रहना चाहिए? अ या आ रहना चाहिए।
ए के बनने के दौरान, ओ के बनने के दौरान या अर के निर्माण के दौरान आवश्यक रूप से आगे अ और आ, उसके बाद अ और आ नहीं आना चाहिए। शेष कुछ भी यदि मूल और दीर्घ स्वर आ जाते हैं तो ए और ओ का निर्माण होता है। तीसरा आता है वृद्धि प्राप्त स्वर। ये जो आपके गुण परिवर्तित स्वर आए हैं ए और ओ, इन्हीं के अंदर वृद्धि होके ए और ओ बनता है। लेकिन वृद्धि हुई कैसे? हमारे पास आगे तो मूल स्वर या दीर्घ स्वर है ही है, लेकिन बाद में गुण परिवर्तित स्वर आ रहा है। अ या आ जो है वो गुण स्वर है ना, हमारे पास मूल स्वर या दीर्घ स्वर है, इनके बाद जो गुण परिवर्तित स्वर शब्द खुद वर्ण खुद आ रहा है। यदि ये गुण परिवर्तित वर्ण खुद आ रहा है तो ये अब अपने मूल रूप में न रखकर अपने वृद्धि स्वरूप में आएगा। अपना वृद्धि स्वरूप कौन सा होगा? ए और औ, ठीक है ना। इसलिए जब गुण परिवर्तित स्वरों ने वृद्धि प्राप्त कर ली, इसलिए इसको वृद्धि संधि में शामिल करेंगे। ये भी विजातीय है। अ या अ के बाद इनका स्वर नहीं है, ए या ऐ है, तो विजातीय स्वरों के मेल से जो बनता है वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? गुण परिवर्तित स्वरों के अंदर वृद्धि हो रही है, ए या औ बनता है, ठीक है ना। इसमें भी प्रारंभ में अ या आ की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी गिनती हम व्यंजन में करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उनका निर्माण जो हुआ है वो हमारे स्वरों से हुआ है। इसलिए निर्माण के आधार पर तो उनको हम अर्ध स्वर कहेंगे, लेकिन है वो व्यंजन य और व। कुछ ऐसे व्यंजन, दो ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम व्यंजन तो कहते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन, उनका निर्माण स्वर से हुआ है, इसलिए उनको अर्ध स्वर कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अर्ध स्वर कौन से हैं? य और व अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वरों का निर्माण स्वरों से ही होता है, क्योंकि निर्माण स्वरों से होता है लेकिन गुण जो है वो व्यंजन के रखते हैं, इसलिए अर्ध स्वर कहे जाएंगे, पूर्ण स्वर नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपके पास मैंने बताया य और व, तो य और व का निर्माण जो होता है वो भी हमारे पास विजातीय स्वरों के मिलने से बनता है। अर्थात आगे अब ई या ई की मात्रा अगर कहीं नजर आ जाए, उसके बाद ई और ई नहीं आना चाहिए। ई और ई आ जाएगा तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो ई और ई के बाद और कोई भी स्वर आ जाता है, किसी प्रकार का शेष बना स्वर, ठीक है ना, अर्थात ई की मात्रा के बाद इनको खुद को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आ जाए, ये स्वर आ जाए बने हुए, तो वो अपने आप में ई जो है वो य में बदल जाएगा। ई य में बदल जाएगा, लेकिन य अधूरा रह सकता है, य पूर्ण रह सकता है। अधूरा का मतलब होता है बिना स्वर के, और पूर्ण का मतलब स्वर सहित रह सकता है। तो वो उसके बाद जो आने वाला स्वर है वो ई में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो अपने आप में यह जो है पीछे वाले स्वर के साथ, अगर अ आया है यहाँ पर तो ई तो य में बदल जाएगा, और अ य में जुड़ जाएगा तो य पूरा बन जाएगा। यदि आ आया है ई और ई के बाद तो वो या बन जाएगा। ए आया है ई और ई के बाद तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार से उ और उ के बाद यदि कोई भी विजातीय वर्ण आए, अर्थात उ और उ तो स्वयं इसके बाद नहीं आएगा, तो उ अपने आप में व में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये व में परिवर्तित हो जाएगा तो व के बाद आने वाला ये विजातीय स्वर इसी व में जुड़ जाएगा। अर्थात उ या उ के बाद यदि अ आया है तो व बनेगा, आ आया है तो वा बनेगा, उ तो अपने आप में तब्दील हो जाएगा व में, और अगर ए आया हुआ है तो वे लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक प्रकार की संधि भी हो जाती है, यण संधि। हम स्वरों और अर्ध स्वरों का निर्माण सीख जाएं तो संधि पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। फिर आते हैं आपके पास अयादि संधि। अयादि संधि में भी हमारे पास अर्ध स्वर य और व का ही निर्माण होगा, लेकिन क्योंकि जो गुण परिवर्तित स्वर है हमारे पास और वृद्धि प्राप्त स्वर है, यदि ये अगर आगे प्रयोग हो जाता है, पहले पद के अंत में प्रयोग हो जाता है, तब य और व के साथ कुछ और बनता है, क्योंकि इसके अंदर अ की मात्रा का आधिक्य है, इसमें भी आ की मात्रा का आधिक्य है, इसमें भी अ और आ की मात्रा का आधिक्य है, इसलिए इसमें अ की मात्रा का आधिक्य है तो य तो बनेगा, लेकिन अ य साथ में बनेगा, तो ए के बाद ए नहीं आकर कोई भी उसके अलावा स्वर आ जाता है तो ए क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। तो ये तो गुण है ही है, क्योंकि ए जो है वो निर्मित हुआ है ई से, इसलिए ई से य बना है तो ए से भी य बनेगा, लेकिन इसमें अ की मात्रा का आधिक्य है इसलिए अ बनेगा। ए के अंदर आ की मात्रा का आधिक्य है इसलिए ए भी ई से बना है, लेकिन इसका य तो बनेगा, लेकिन आ की मात्रा का आधिक्य इसलिए क्या बनेगा? आ य आय बनेगा। ओ का
विजातीय, अर्थात ओ किससे बना है? ओ बना है हमारे पास एक प्रकार से अ या आ के बाद उ या ऊ से। तो उ या ऊ से हमारे पास यण संधि के अंदर व बना था। इसी प्रकार से ओ के बाद व तो बनेगा, लेकिन ओ के अंदर अ की मात्रा का आधिक्य है, इसलिए अ साथ में आएगा। ठीक है ना। तो ओ कौन सा गुण रखता है? अ का गुण साथ में रखता है। औ की मात्रा में आ का आधिक्य है, इसलिए औ से भी व बनेगा, लेकिन औ का आधिक्य है, औ में आ की मात्रा अधिक है, इसलिए क्या बनेगा? आ बनेगा। तो इस प्रकार से हमें इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। बहुत ही सटीक और छोटे नियमों को बताया गया है, जिसमें हमारे पास सारे के सारे स्वरों का ज्ञान है, और इन स्वरों के ज्ञान के माध्यम से हमें पूरी स्वर संधि समझ में आ जाएगी, जिसके उदाहरण इन्हीं के आधार पर मैं आगे करवाऊंगा।